हाय एवरीबॉडी, आई एम सुमन मलिक और इस वीडियो में भी हम चैप्टर 4 ऑफ आईपीसी डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में सेक्शन 91 तक हो चुका था, अब देखेंगे 92 और उससे आगे के सेक्शन हम देखेंगे। और आई होप कि भी सबको ये पता चल ही गया होगा कि भी हरियाणा प्रीलिम्स की डेट आ चुकी है और उसके लिए आपको तैयारी करनी है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको आईपीसी के सारे सेक्शन एक बार क्विकली रिवाइज़ करने हो या फिर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आपको दोबारा से रिकॉल करने हो, तो मैंने ऑलरेडी आईपीसी पे मोस्टली सारे ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की मैं वीडियो बना चुकी हूँ। वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई हुई है सारी की सारी वीडियो। आपको लास्ट मोमेंट पे अगर रिवाइज़ करना है या फिर हो सकता है कि कई बार पढ़ते हुए कुछ पॉइंट्स रह जाते हैं, तो वो सारे आपको उन वीडियोस में मिलेंगे। तो आप प्लीज़ उन सबको देखिएगा, आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करें। क्योंकि क्या होता है, कई बार हमें पढ़ी हुई चीज़ें नहीं याद रहती है, लेकिन हम जो देखते हैं सुनते हैं वो हमें याद रह जाता है। तो आप देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन के भी मैंने बहुत सारे टॉपिक्स पे मैं वीडियो बना चुकी हूँ ऑलरेडी, आप वो देखिएगा। और लैंडमार्क केसेस जो एग्ज़ाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं, उन पर भी मेरी वीडियो बनी हुई है। तो आप प्लीज़ एग्ज़ाम देने से पहले एक बार ये सारे ज़रूर देखिएगा। आपको 100% गारंटी है कि भी आपको बहुत हेल्प करेंगी, क्योंकि मैं जो भी वीडियोस हमारी जो बनती है ना, वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनती है। सिर्फ समझना ही नहीं, क्विकली रिवाइज़ भी करना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए आप देख लीजिएगा। अभी हम शुरू करते हैं सेक्शन 92 से। सेक्शन 92 को देखते हैं। एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन विदाउट कंसेंट। मतलब कि भी आप कोई एक्ट कर रहे हो किसी सामने वाले पर्सन के बेनिफिट के लिए, फ़ायदे के लिए, गुड फेथ में आकर जब आप कोई एक्ट करते हो, लेकिन उस एक्ट को करने के लिए उस पर्सन ने कंसेंट नहीं दी है, मतलब उसने हाँ नहीं भरा है कि भी हाँ आप ऐसा एक्ट करिए। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपके उस एक्ट की वजह से कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, उसको हर्ट कोज हो जाता है या फिर वॉट एवर जो भी हार्श कॉन्सिक्वेंसेस अगर हो जाते हैं, तो आपको उस एक्ट के लिए लायबल नहीं ठहराया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने गुड फेथ में आकर उसकी भलाई के लिए फॉर हिज बेनिफिट उस एक्ट को किया है। अब आगे देखिए कंसेंट किस तरह से इसमें नहीं मिल पा रही है, वो आगे सेक्शन 92 में बताया गया। देखिए, नथिंग इज़ एन ऑफेंस, कोई भी एक्ट जो है वो ऑफेंस नहीं कहा जाएगा। बाय रीज़न ऑफ एनी हार्म विच इट मे कोज टू अ पर्सन फॉर हुज बेनिफिट इट इज़ डन इन गुड फेथ। जब आप सामने वाले के बेनिफिट के लिए, अब देखिए आपको ये भी प्रूव करना पड़ेगा जब आप कोर्ट में जब आप खड़े होते हो ना, तब आपको ये बेनिफिट वर्ड जो ना प्रूव करना पड़ता है कि किस तरह से ये सामने वाले पर्सन के फ़ायदे के लिए किया गया है। डन इन गुड फेथ, ऑफ कोर्स गुड फेथ का तो होना ज़रूरी है इसमें। इवन विदाउट दैट पर्सन कंसेंट, फिर चाहे सामने वाले ने कंसेंट नहीं भी दी है या फिर नहीं दे पाया है, तब भी आप अगर उसकी भलाई के लिए गुड फेथ में आकर कोई एक्ट करते हो, तो आपको किसी भी मिस हैपनिंग के लिए लायबल नहीं ठहराया जाएगा। इफ़ द सर्कमस्टांसेस आर सच दैट इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर दैट पर्सन टू सिग्निफाई हिज कंसेंट, अगर कि भी सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि भी ये इम्पॉसिबल हो गया उसके लिए सॉरी उसके लिए आई एम सॉरी इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर दैट पर्सन टू सिग्निफाई हिज कंसेंट, कि भी अपनी कंसेंट उस सामने वाले को बताने में ये इम्पॉसिबल टास्क हो गया कि भी वो नहीं बता पा रहा। अब कैसे नहीं बता पा रहा, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ करिए किसी का बहुत मेजर एक्सीडेंट हो गया है और वो बेहोशी की हालत में है, वो कुछ नहीं बोल पा रहा, हाँ ना कुछ भी नहीं कह पा रहा, लेकिन उसको तुरंत ही ऑपरेट करना बहुत ज़रूरी है, उसको ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर उसकी कंसेंट नहीं मिली, लेकिन फिर भी उस पर्सन के बेनिफिट के लिए गुड फेथ में उस एक्ट को किया गया है। आगे देखते हैं। इम्पॉसिबल फॉर दैट पर्सन सिग्निफाइज हिज कंसेंट, और इफ़ दैट पर्सन इज़ इनकेपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट, या फिर वो इनकेपेबल है, मतलब वो इस लायक नहीं है कि भी वो कंसेंट दे सके। लायक इन द सेंस क्या है, इनकेपेबल कौन होता है, जैसे माइनर हो गया, इंसेन हो गया। तो आपने अपने पीछे जो सेक्शन हमने पढ़े थे उसमें देखा ही था, माइनर जो होता है, इंसेन जो होता है, उसकी कंसेंट जो है वैलिड कंसेंट्स नहीं होती है। तो अनसाउंड पर्सन हो गया, वो चाहे किसी भी एज का हो, अगर वो अनसाउंड है तो उसकी कंसेंट एक वैलिड कंसेंट नहीं होती है। तो पर्सन इनकेपेबल है कंसेंट देने में। आगे देख लेते हैं इस सेक्शन को। एंड हैज़ नो गार्जियन और अदर पर्सन इन लॉफुल चार्ज। अब देखिए पर्सन खुद कंसेंट नहीं दे पा रहा है,
अगर वो इनकेपेबल है, इनकेपेबल इन द सेंस कि भी चाइल्ड है वो या फिर इंसेन पर्सन है, उसकी कंसेंट तो कोई मतलब नहीं रखती है। उसके गार्जियन जो हैं, गार्जियन भी अगर कंसेंट नहीं दे पा रहे इन द सेंस आप उन्हें कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, उनकी कंसेंट नहीं मिल पा रही है, या फिर जिनके हाथ में उसका लॉफुल चार्ज होता है, कस्टडी होती है जिन लोगों के पास उस पर्सन की, उससे भी आप कंसेंट नहीं ले पा रहे हो, फ्रॉम whom it is possible to obtain consent in time for things to be done with benefit। और एकदम इंस्टेंट ऐसी सिचुएशन है, आपको एक्ट करना ज़रूरी है उस पर्सन के बेनिफिट के लिए, तो आप ऐसे सिचुएशन में उस पर्सन की भलाई के लिए जो भी आप करोगे और उससे अगर कोई हार्श कॉन्सिक्वेंसेस हो जाते हैं, कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, तो आप वहाँ लायबल नहीं होगे। सिंपली 92 ने इतना ही कहा है, बिना कंसेंट के लिए आप किसी के फ़ायदे के लिए कुछ काम करते हो, ठीक है। लेकिन हर एक कानून की कुछ लिमिट होती हैं, कुछ प्रोवाइजोस होते हैं, तो इसके भी हैं। इसके हम प्रोवाइज़ो को पढ़ लेते, क्या कहता है। फर्स्ट, दैट दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू द इंटेंशनल कॉजिंग ऑफ डेथ, कि भी ये जो बेनिफिट आपको सेक्शन 92 में मिल रहा है ना, ये वहाँ नहीं दिया जाएगा जब आप जानबूझकर अगर किसी को मारना चाहते हो और आप जानबूझकर कंसेंट नहीं ले रहे हो, मौका ही नहीं दे रहे हो किसी को, आप उसको मारने के चक्कर में अगर आप उस पर्सन के अगेंस्ट कुछ एक्ट करते हो, तो वहाँ पर आपको इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और अटेम्प्टिंग टू कॉज डेथ, या तो आप उसकी डेथ कॉज करना चाहते हो या फिर डेथ कॉज करने की अटेम्प्ट कोशिश करना चाहते हो, तो इन दोनों ही सिचुएशन में आपको सेक्शन 92 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सेकेंडली, दैट दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू द डूइंग ऑफ एनीथिंग विच द पर्सन डूइंग इट नोज टू बी लाइकली टू कॉज डेथ। आप एक तो डायरेक्ट आप ऐसा कुछ करना चाहते हो, आपकी सीधी एक इंटेंशन है, वो फर्स्ट में बता दिया। सेकेंड में ये कहा कि भी आपको जानकारी है, आपको पता है कि मैं ऐसा करूँगा ना, आप उसे बचाने के चक्कर में नहीं हो, लेकिन आपने कोशिश करी कि भी मैं अगर ऐसा कर दूंगा ना, इसकी पक्का से जान चली ही जाएगी। तो आपको अगर नॉलेज है, आपके उस एक्ट की वजह से ये पर्सन तो बचना तो है ही नहीं, लेकिन ये पक्का ज़रूर है, ये ज़रूर मर जाएगा, तो ऐसी सिचुएशन में भी आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। फॉर एनी पर्पज़ अदर देन द प्रिवेंटिंग ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट और क्योरिंग ऑफ एनी ग्रीवियस डिजीज़ और इन्फर्मिटी। लेकिन आप सपोज़ करिए आप उसकी डेथ होने से रोकना चाहते हो, या फिर आप उसको ग्रीवियस हर्ट होने से रोकना चाहते हो, या फिर आप जो उसको बीमारी हुई है ना, उससे उसकी जान जाने से अगर आप रोकना चाहते हो, तब आप ऐसा रिस्क ले सकते हैं। देखिए कई बार जैसे कि भी वो मैंने आपको एक्सीडेंट वाला एग्जांपल दिया कि ऑल ऑफ सडन किसी पर्सन को ऑपरेशन करने की ज़रूरत थी, तो आपको मालूम है अगर ऑपरेशन नहीं किया तो वो पक्का मर ही जाएगा, लेकिन अगर वो करता है ऑपरेशन, हो सकता है चांस ऐसे हो कि वो बच जाए। तो आपको नॉलेज तो है, लेकिन आपने वहाँ उसकी जान बचाने के लिए वो एक्ट किया है, तो इतना अलाउड है। जब आप किसी की डेथ प्रिवेंशन करना, मतलब उसकी मौत को होने से रोकने के लिए अगर आप कोई एक्ट करते हो, इट इज़ अलाउड। या फिर आप उसको ग्रीवियस हर्ट पहुंचने से रोकने के लिए अगर आप ऐसा करते हो, तो देन ऑल्सो इट इज़ अलाउड। और या फिर क्योरिंग ऑफ एनी ग्रीवियस डिजीज़, या फिर आप उसकी बीमारी का इलाज करते हुए आपको पता है कि अगर मैं इसकी बीमारी का इलाज करूंगा तो हो सकता है इस एक्ट की वजह से इसकी डेथ हो जाए, तो ऐसे सिचुएशन में आप रिस्क ले सकते हो, आपको सेक्शन 92 का बेनिफिट मिल जाएगा, राइट। थर्डली देखिए, दैट दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू द वॉलंटरली कॉजिंग ऑफ हर्ट। लेकिन आप जानबूझकर किसी को हर्ट कॉज करना चाहते हो, तब आपको इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और टू अटेम्प्टिंग टू कोज हर्ट, या फिर उसको आप अटेम्प्ट करते हो हर्ट कोज करने के लिए, फॉर एनी पर्पज़ अदर देन प्रिवेंटिंग ऑफ डेथ और हर्ट। लेकिन अगर आप किसी को हर्ट कोज कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? ताकि आप उसका बड़ा नुकसान होने से रोक दो। जैसे डेथ होने से रोकने के लिए अगर आप उसको एक हर्ट कोज कर देते हो तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। या फिर आप उसको चोट पहुंचने से रोकने के लिए, हो सकता है ना कि आप उसे बड़ी चोट होने से रोकने के लिए आप उसे छोटी चोट दे देते हो, तो उस वहाँ पर आपको इस सेक्शन का बेनिफिट मिल जाएगा। इसकी जब आप इलस्ट्रेशंस पढ़ोगे ना, आपको बहुत सिंपली समझ आ जाएगा ये क्या कह रहा है, एंड आई एम श्योर आपको आ भी गया होगा, इसमें कुछ ट्रिकी है भी नहीं। फोर्थली देखिए, दैट दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू द अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस। लेकिन ये अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस, किसी भी ऑफेंस को होने से उकसाना,
मतलब उसको बढ़ावा देना, उसको उकसाना कि भी ऐसा ऑफेंस हो जाए, तो ऐसे सिचुएशन में भी सेक्शन 92 का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। ओके, नाउ इलस्ट्रेशंस बहुत सिंपल हैं, मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ इन्हें करना चाहिए, वरना तो ये वीडियो ना बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। अब जो मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, बेनिफिट वाली जो चीज़ है, आप इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे ना, उसमें देखिए mere pecuniary benefit is not mere pecuniary benefit is not benefit within the meaning of section 88, 89 and 92। pecuniary benefit होता है जो पैसे से संबंधित जो फ़ायदा होता है, मनी बेनिफिट जो होता है, वो यहाँ पर बेनिफिट इंक्लूड नहीं किया गया है। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। सेक्शन 93 देखते हैं। सेक्शन 93 को देखते हैं, कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ। अब कम्युनिकेशन क्या होता है, जब आप अपनी बात दूसरे पर्सन तक पहुँचाते हो, उसे बताते हो, ये कम्युनिकेशन होता है। अब वो चाहे आप बोलकर बता दीजिए, लिखकर बता दीजिए, किसी भी फॉर्म में उसे बता दीजिए, सिंबल्स में, साइंस में, जब आप सामने वाले को अपनी बात बता देते हो, मेड इन गुड फेथ। तो गुड फेथ में जब आप अपनी बात किसी दूसरे पर्सन तक पहुंचाते हैं, बताते हैं, और अगर उसकी वजह से कोई हार्श कॉन्सिक्वेंसेस हो जाते हैं, तो आप लाइबल नहीं होते हो। इसको हम सेक्शन पढ़ लेते, फिर इलस्ट्रेशन देखते हैं। नो कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ इज़ एन ऑफेंस बाय रीज़न ऑफ एनी हार्म टू द पर्सन टू होम इट इज़ मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट पर्सन। जब आप उस पर्सन के फ़ायदे के लिए, बेनिफिट के लिए, गुड फेथ में आकर आप उसको कोई बात बताते हो, कम्युनिकेट करते हो, लेकिन उससे अगर कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, तो ऐसे सिचुएशन में आप कहीं पर भी लायबल नहीं होंगे। तो इलस्ट्रेशन देख लीजिए। ए सर्जन इन गुड फेथ, ए जो है वो एक सर्जन है, वो गुड फेथ में कम्युनिकेट्स टू अ पेशेंट दैट इज़ ओपिनियन दैट ही कैन नॉट लिव। तो वो पेशेंट को कहता है कि भाई आप ज़्यादा दिन ज़िंदा नहीं रहोगे, ये उसको बोलता है। द पेशेंट डाइज इन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द शॉक। अब ये सुनते ही पेशेंट को शॉक लग जाता है और वो तभी मर जाता है। ए हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस। तो यहाँ पर ए ने कोई ऑफेंस नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो गुड फेथ में वर्क कर रहा था। दो ही न्यू it to be likely that the communication might cause the patient death। अब उसे मालूम था, उसको नॉलेज है, न्यू लिखा है ना यहाँ पर वर्ड, it to be likely that the communication might cause the death। अब उसको पता है कि भी ऐसा अगर मैं उसे बताता हूँ, हो सकता है कि उसे शॉक लगे और वो मर जाए, उसको नॉलेज है। लेकिन यहाँ पर उसको बताना भी तो ज़रूरी है। अगर उसे ऐसी बड़ी कोई प्रॉब्लम हो गई है, अगर वो नहीं बताता है तो वो उसके लिए गलत हुआ, वो उसके प्रोफेशन के अगेंस्ट हो जाता है। तो यहाँ पर गुड फेथ में अपनी ड्यूटी वो कर रहा है और पेशेंट को बता रहा है कि भी उसे क्या लगता है। तो यहाँ पर कोई भी उसने ऑफेंस नहीं किया है। अब एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। देखिए, पर्सन के बेनिफिट में गुड फेथ, ये दो चीज़ें यहाँ वर्क करती है। लेकिन सपोज़ करिए आपने कभी फिल्मों में देखा हो कि जो बड़ा लड़का होता है घर का, वो पिताजी को ऐसी कोई झूठी खबर या फिर झूठी सच्ची जो भी है खबर जानबूझ के उसे सुनाता है। उसे पता है कि ऐसा सुनते ही उनकी डेथ हो जानी है और सारी जो प्रॉपर्टी है वो उसके नाम हो जानी है। ये एक फ़नी सा एग्जांपल है। अब वो जानबूझकर जाता है और पिताजी को वो ऐसी खबर सुनाता है और खबर सुनते ही पिताजी निकल लेते हैं। तो यहाँ पर उसका गुड फेथ नहीं था। गुड फेथ वो उसका खुद का था, बेनिफिट भी वो उसका खुद का था, वो पिताजी का उसमें कुछ नहीं था, लेकिन उसने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। तो ऐसे सिचुएशन में उसे सेक्शन 93 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। सेक्शन 94 देखिए, एक्ट टू विच अ पर्सन इज़ कंपेल्ड बाय थ्रेट। अगर आप किसी को डरा धमका कर, धमकी देकर उससे कोई ऑफेंसिव एक्ट करवा लेते हो, तो वहाँ पर उस पर्सन की लाइबिलिटी नहीं बनती है। लेकिन इसकी कुछ लिमिट है। देखिए, एक्सेप्ट मर्डर एंड ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट पनिशेबल विद डेथ। लेकिन अगर आप किसी के डराने धमकाने से भी अगर आप किसी का मर्डर कर देते हो, या फिर आप ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट, राज्य के खिलाफ जो ऑफेंस होते हैं, अपराध होते हैं, अगर आप ऐसा कोई ऑफेंस कर देते हो पनिशेबल विद डेथ, जिनमें मृत्यु दंड की सज़ा दी गई हो, तो ऐसे सिचुएशन में आपको सेक्शन 94 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आगे देखिए, एक्सेप्ट मर्डर एंड ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट पनिशेबल विद डेथ, ये ऑफेंसेस को इनको साइड कर दिया गया है। नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ पर्सन, पर्सन के द्वारा किया गया कोई भी जो एक्ट है वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। हु इज़ कंपेल्ड टू डू इट बाय थ्रेट, जिसको धमकी दी गई है उस काम को करने के लिए, विच एट द टाइम ऑफ डूइंग इट। अब देखिए, ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, विच एट द टाइम ऑफ डूइंग इट, जब वो उस एक्ट को कर रहा हो। ये नहीं कि आपको धमकी दी गई है 6 महीने पहले
और आप काम कर रहे हो उसको आज, तो वो नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। जब आप उस काम को कर रहे हो तब आपको धमकी दी गई है, तब आपको कंपेल किया जा रहा है, थ्रेट आपको है, तब यहाँ पर आपको सेक्शन 94 का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, विच एट द टाइम ऑफ डूइंग इट रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन दैट इंस्टेंट डेथ टू दैट पर्सन विल अदरवाइज बी द कॉन्सिक्वेंसेज। आपको इंस्टेंट डेथ की आपको डर है कि भी अगर मैंने ये काम नहीं किया ना, हो सकता है ये पर्सन मुझे मार दे। इंस्टेंट डेथ है, वही जो मैंने आपको बताया, जब वो आप एक्ट कर रहे हो तब की सिचुएशन है ये। आप पहले टाइम की नहीं कि भी आपको पहले कभी धमकी दी गई है कि भी मैं तुम्हें मार दूंगा अगर तुमने काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपके पास समय है, आप पब्लिक अथॉरिटीज़ से हेल्प ले सको। ठीक है, आपको आई होप ये समझ आ रहा होगा। ओके, अदरवाइज भी द कॉन्सिक्वेंसेज, और कॉन्सिक्वेंसेज क्या है यहाँ पे? इंस्टेंट डेथ। प्रोवाइडेड, अब इसका प्रोवाइजो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। Provided that person doing the act did not of his own accord or from a reasonable apprehension of harm to himself sort of instant death place himself in the situation by which he became subject to such constraint. Okay, देखिए आपको कोई डरा धमका रहा है आप उस एक्ट को करने के लिए, लेकिन जहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से, अपनी समझदारी की वजह से, अपना दिमाग लगाकर अगर आप जानबूझकर ऐसी किसी परेशानी में चले जाते हो, ऐसे किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हो, आप अपनी मर्ज़ी से जा रहे हो, आप अपनी समझ से उस काम को कर रहे हो, फिर भी अगर आपको ऐसी सिचुएशन में आप पड़ जाते हो जहाँ पर आपको थ्रेट दी जाए, आपको धमकी दी जाए या जो कुछ भी है, आप अपनी गलतियों की वजह से अगर आपसे कोई ऑफेंस हो जाता है, वहाँ पर आप लायबल हो गए। इसका अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको दूँ, सपोज़ करिए कि भी आपको कोई गैंग है, कोई नोटोरियस गैंग है, कोई क्रिमिनल्स का गैंग है, आपको बड़ा पसंद आता है, आप बहुत फैसिनेट होते हो, आप खुद से जाकर उसके गैंग के मेंबर बन जाते हो। आप अपनी मर्ज़ी से गए, अपनी समझ से गए, आपको पता है कि भी वो लोग कैसे हैं, वो क्या काम करते हैं, और फिर अगर वो लोग आपसे कोई एक क्रिमिनल कोई ऑफेंसिव एक्ट करवा देते, तब आप ये नहीं कह सकते कि भी मुझे डराया धमकाया गया था उस काम को करने के लिए। क्यों? क्योंकि आप खुद से वहाँ गए थे, उस प्रॉब्लम में पड़े थे, यहाँ पर किसी का कोई हाथ नहीं है, तो वहाँ पर आपको सेक्शन 94 का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। अ पर्सन हु ऑफ हिज ओन अकॉर्ड और बाय रीज़न ऑफ ए थ्रेट ऑफ बीइंग बिटन, जब पर्सन अपनी मर्ज़ी से और अपनी समझ से अगर कोई एक्ट करता है, जॉइन ए गैंग ऑफ डकॉइट्स, तो वो डकॉइट्स का गैंग जो है वो ज्वाइन कर लेता है। ठीक है, नोइंग दैट कैरेक्टर इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ दिस एक्सेप्शन। अगेन जो मैंने आपको बताया था कि भी अगर वो डकॉइट्स का गैंग अपनी समझ से वो ज्वाइन कर लेता है और फिर ये कहे कि मुझे डरा कर ये डकैतियाँ करवा रहे हैं, तो यहाँ आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। ऑन द ग्राउंड ऑफ हिज हैविंग बीन कंपेल्ड बाय हिज एसोसिएट्स टू डू एनीथिंग दैट इज़ एन ऑफेंस बाय लॉ। वही एक चीज़ है, आप अपनी गलतियों की, आप अपनी मिस्टेक्स से आप इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं ले सकते। अगर आप खुद से गए हो तो आप अपनी चीज़ों के लिए खुद लायबल होगे। राइट, एक्सप्लेनेशन 2 देखिए। अ पर्सन सीज्ड बाय गैंग ऑफ डकॉइट्स, तो डकॉइट्स जो है किसी पर्सन को घेर लेते हैं, एंड फोर्स्ड बाय थ्रेट ऑफ इंस्टेंट डेथ, और उसे डराते धमकाते हैं कि भी अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम्हारी इंस्टेंट डेथ हम कर सकते हैं। टू डू ए थिंग विच इज़ एन ऑफेंस बाय लॉ, और वो उससे ऐसा कुछ करवाते हैं जो कानून के खिलाफ है। फॉर एग्जाम्पल, अ स्मिथ कंपेल्ड टू टेक हिज टूल्स एंड टू फोर्स द डोर्स ऑफ अ हाउस फॉर द डकॉइट्स टू एंटर एंड प्लंडर। अब वो किसी स्मिथ को पकड़ते हैं और वो उसको डराते धमकाते हैं कि भाई तुम ये दरवाज़ा खोलो उनके बेनिफिट के लिए। तो ऐसे सिचुएशन में उस पर्सन को सेक्शन 94 का बेनिफिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो खुद से उस प्रॉब्लम में नहीं गया है, उसको डराया धमकाया जा रहा है, तब उसने वो एक्ट किया है, उसको कंपेल किया जा रहा है। ठीक है, ये सेक्शन 94 है। अब इसका एक मैक्सिम भी है, वो हम देख लेते हैं। सेक्शन 94 का एक मैक्सिम है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। एक्टस मी इनवाइटो फैक्टस नॉन एस्ट मीएस एक्टस, प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा आप, लेकिन एकदम मैंने सही लिखा है। इसका मतलब है एक्ट एनी एक्ट डन बाय मी अगेंस्ट माई विल इज़ नॉट माई एक्ट, कि भी मेरी इच्छा के बिना या फिर मेरी इच्छा के विरुद्ध अगर कोई काम किया गया है तो वो मेरा एक्ट नहीं माना जाएगा, मेरा काम नहीं माना जाएगा। ये इस मैक्सिम के बारे में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 95। तो 95 पे ऑलरेडी मेरी वीडियो है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
छोटा सा सेक्शन है लेकिन इम्पॉर्टेंस है इसकी, बहुत बार हरियाणा में भी पूछा गया है। तो इसकी मैं आपको बस एक लाइन में समझा देती हूँ कि भी एक्ट कोजिंग स्लाइट हार्म, ऐसे एक्ट जिनसे छोटा मोटा नुकसान हो जाए, स्लाइट हार्म हो जाए, तो उनके लिए एक्शन नहीं लिया जाता है, उनको ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती। इसका एक मैक्सिम है, ये बहुत बार पूछा गया, ये है डी मिनिमाइज नॉन कुरेटल एक्ट्स। अगेन आप प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा, आप उसके लिए मेरी सेक्शन 95 की जो वीडियो है वो आप देखिएगा, उसका मैं लिंक यहाँ आप वीडियो के नीचे डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा। और आई होप कि भी आपको ये सारे सेक्शन समझ आए होंगे। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इससे आगे हम पढ़ने वाले हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, तो देखिएगा मेरी नेक्स्ट वीडियो।